स्पाइन सीधी और ध्यान मुद्रा, और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण और फिर प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। रखना, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑन हो रहा है फिर से। कैसे उसको आ जाएगा फिर। आएगा उसको। हम लोग हमारे बीच में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा तुरे जी सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, वो उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 2 कर चुकी हैं और वो समवाई फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और वो इसमें समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ES सागर केरल से जुड़े हुए हैं, वो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में और कोई नहीं, हमारे
तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। हम वहां के 3 मनीषियों की ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य मनीषियों से भी हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है। हम उनके भी कृतज्ञ हैं, उनके प्रति भी आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। एस्पस का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। वो अलग 1995 में जगाई गई थी इन्हीं मनीषियों के द्वारा, और हम लोग बड़े प्रसन्न हैं कि आप लोग उस विधा को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं, और आपके माध्यम से ये विधा पूरे विश्व में फैलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात शुरू कर रहे हैं। कुछ नहीं बबली सिंह बस बबली और कोई? बस हमारे बीच बबली सिंह उपस्थित है जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, और वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइनिंग में कुछ समस्या आ रही है? जो बोल रहे इसमें और कोई हो तो बता दो। और कोई है? ज्वाइन नहीं हो रहा था, बहुत टाइम लगा है ज्वाइन होने में। वो चलिए हाँ कोई और भी कोई है? प्रॉब्लम कर रहा है। कल तो सर मेरे आपकी लास्ट वाले, आज मैंने पूरे नोट ही आपका तैयार कर लिया जो कल छूट गई थी उसकी। पूरे नोट आज उसका किया है रिकॉर्डिंग तैयार, एक एक शब्द लिख लिए मैंने। ठीक, तो हम लोग शेयर कर रहे हैं। क्यों बोलते हैं आपको हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। हम लोग शेयरिंग हो रही, शेयर हो रही, शेयरिंग हो रही ना? जी हो रही है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय मनुष्यों ने, भारतीय चिंतकों ने, भारतीय विचारकों ने और भारतीय फिलोसफर्स ने ये माना कि हमारा शरीर 10 द्रव्यों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। उन्होंने माना कि ब्रह्मांड में अनेक द्रव्य हैं, लेकिन उन द्रव्यों को, असंख्य द्रव्य हैं, उनकी असंख्य ऊर्जाएं हैं। उन द्रव्यों को 10 के आंकड़े में, यानी 10 के पैमाने में उनको बांधा गया गुण और कर्मों के आधार पर। और ये कहा गया कि जो पुरुष है, यानी जो मनुष्य है, जो पुरुष, हम लोग वहां पुरुष उन्होंने कहा, वो पुरुष है, उसका निर्माण इन्हीं 10 द्रव्यों के द्वारा हुआ है। और इसमें से उन्होंने 5 भौतिक जो द्रव्य थे उनको महाभूत कहा, और 5 जो
पराभौतिक थे उनको उन्होंने द्रव्य कहा। और फिर ये कहा कि जब जो भौतिक से, तो अगर भौतिक से पराभौतिक की यात्रा हो तो उस यात्रा में 3 बल क्रिएट हो जाए, और उन 3 बलों को उन्होंने नाम दिया वात पित्त कफ। और ये कहा कि जैसे आकाश में चंद्रमा, सूर्य और वायु पूरे जगत को धारण करते हैं, वैसे ही शरीर को वात पित्त कफ 3 मिलकर के धारण करते हैं। तो हम लोग उसी दोष या वात पित्त कफ जिन्हें दोष कहा गया या जिन्हें बल कहा गया, उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इनको दोष इसलिए कहा गया कि अगर ये समभाव में है तो ये बल है, अगर समभाव में नहीं है तो ये दोष कहलाएंगे। तो वही उसकी व्याख्या शुरू हो रही है कि इन्होंने पहले शुरुआत किया कि तत्र शरीरम नाम चेतना धिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। इसमें केवल कहा कि चेतना धातु, देखिए पढ़िएगा, समझ लीजिएगा इसको। चेतना धातु हम लोगों ने पुरुष कहा था, क्या हम लोगों ने कहा था कि आदेय चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः। उन्होंने कहा था कि जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और उसमें चेतना धातु मिलकर ही इस पुरुष का निर्माण करते हैं। तो चेतना धातु अधिकार पूर्वक जिसमें प्रविष्ट होता है, शरीर की जब व्याख्या किया, शरीर का जब डिफाइन किया, तो उन्होंने कहा कि चेतना धातु अधिकार पूर्वक जिसमें प्रविष्ट हो जाता है। और जो पंच महाभूतों, कौन पंच महाभूत हमारे हैं? पृथ्वी, हमारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनके विकार का, विकार माने जो चेंजेस होते हैं, उनके विकार का समूहात्मक रूप है। और जो संयोगवाही है, संयोगवाही माने इन तीनों को, दोष जो है, दोष है, धातु है, मल, इनके संयोग को वहन करने वाला है। यानी शरीर में समाहित है ये सब, उनको शरीर कहा गया है। अब चेतना धातु हम लोग पढ़े पहले कि चेतना धातु हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने जब आयु की व्याख्या किया था तो हम लोगों ने उसमें चेतना को भी शामिल किया था। शरीर इंद्रिय सत्पात्म संयोगो धारी जीवितम, ये कहा था हमने। आयु की व्याख्या में कहा था ना कि चेतना भी होनी चाहिए। तो जब तक आत्मा नहीं होगी, या आत्मा को चेतना ही कहा गया है, जब तक ये चेतना नहीं होगी तब तक हमारे पुरुष का निर्माण ही नहीं हो सकता। और पुरुष का निर्माण नहीं हो सकता तो इसलिए उन्होंने कहा कि शरीर में जब तक चेतना धातु नहीं आएगी तब तक हमारा शरीर पुरुष के रूप में निर्मित नहीं हो सकता। इसीलिए अधिकार पूर्वक बात कही गई है कि बिना इसके, पर्यायवाची भी वहां कहा गया था ना, देखिए पर्यायवाची में भी कहा गया था। प्लस उन्होंने कहा था कि हम वो आयु के में नित्य गश्चानुबंधस्य, नित्य गश्चानुबंध, अनुबंध भी कहा गया था। अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है चेतना में, यानी आत्मा में और शरीर में, कि शरीर इतने समय तक उसमें रहेगी। पता नहीं क्या होगा इसको। तो ये उस प्रकार उसमें उन्होंने कहा कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हारे तुम भी तो कर सकते हो। तो उसको उन्होंने कहा कि जो संयोगवाही है, यानी शरीर को कहा गया कि इसमें, शरीर में क्या है, इसमें धातु भी है, दोष भी है और मल भी है। तो ये 3 चीजें फिर जब कही तो उन्होंने कहा कि दोष धातु एवं मल मूलम ही शरीरम, ये दोष धातु और मल इस शरीर के मूल है। यानी इस जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, और ये धातुएं, धातुएं कौन से हैं हम लोग ने आगे पढ़ेंगे हम लोग। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुएं हैं। तो ये दोष हैं, 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, 7 धातुएं हैं। और मल,
ये जो भी मल है वो शरीर के मूल है, यानी शरीर का निर्माण इन्हीं से हुआ है और शरीर की उत्पत्ति के कारणों में भी है, शरीर में ये एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं के साथ जो है वो पूरा जीवन हमारा है। अब कैसे व्याख्या की गई? दोष की जब कहा कि दूषंती थी दोषा, जो शरीरगत धातुओं को दूषित करें उन्हें दोष कहते हैं। तो अब जो जो क्या करें, दोषंती दोषा, दो शरीरगत धातुओं को दूषित कर दोष है। अब यही जो है, जो वात पित्त कफ है, ये शरीर के दोष है, लेकिन शरीर के बल भी है। अगर समवायी रूप में है, संयोगवाही है, यानी अगर ये समभाव में है तो ये दोष नहीं है, ये बल है। और अगर ये समभाव में नहीं है, यानी विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत, जब एक बैलेंस फॉर्म में है तब तो ठीक है, तब तो ये आपकी ताकत है। और अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो ये वात पित्त कफ तीनों जो है दोष के रूप में है। अब वायु पित्त कफ ये शरीर के दोष है, और मन के दोष क्या है? रज और तम। हम लोगों ने पहले कहा था, जब मनस गुण की बात की, मानस गुण की, मन के गुणों की बात किया था, तो हमने कहा था रज तम और सत्व कहा था। तो सत्व कहा कि गुण कहा, सत्व को तो गुण कहा गया था, क्योंकि सत्व की प्राप्ति सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, क्योंकि सबको उसके बिना हमारा मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि सत्व तो गुण है, लेकिन रज और तम उसको पंख में घेरे हुए हैं। तो मन के जो दोष हैं वो रज और तम है, और शरीर के दोष है वायु पित्त कफ। सब शरीर में है। तो ये धातु क्या है? धारणा धातव। धातु का जो व्याख्या की गई वो धारणा धातु है, जो शरीर को धारण करे वो धातु है। और धातुएं कौन कौन सी है? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। सर जी सर, पूर्वा का फोन आया है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। हम समझ रहे हैं, वो हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें हो गई फोन में। अब वो फोन पता नहीं क्या हो गया, वो उसी को देख रहे हैं कि कहीं ज्वाइन करा लें। हम उसी चिंतित है कि वो हो ही नहीं पा रहा, इसमें आ ही नहीं रहा, तो नहीं तो इसमें ज्वाइन करा देते। इसमें एक बबली सिंह का इसमें आया था, ज्वाइन करा के उसमें देख रहे हैं अभी देखते हैं उसमें हो जाता, तो इसमें आ ही नहीं रहा उनका। सर ठीक है, मैं उसको बोल देती हूँ 5 मिनट वेट कर ले। हाँ अभी हाँ कर रहे हैं। जी सर। मल क्या है? मलिनीकरणान मलाह, जो मलिनीकरण मल कर रहे हैं, मलिनी कर रहे हैं, जो मलिन कर रहे हैं शरीर को, वो मल है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई वेस्ट है, वो अधिक समय तक शरीर में रह जाएगा तो क्या होगा? वो शरीर को मलिन करेगा, शरीर को दूषित कर देगा, तो उसको निकालना आवश्यक है। तो वही है, मल है, इसलिए क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, और अगर वो अधिक समय तक रुक गया शरीर में तो शरीर को वो दूषित कर देगा, मलिन कर देगा। और ये उसको कहा, उन्होंने कहा कौन है? मूत्र है, पुरुष है, स्वेद है, ये मल है। पसीना निकले तो, स्टूल न पास हो तो, यूरिन न पास हो तो, ये सब तो दोष धातु और मल शरीर के मूल है। तो मूल माने क्या हुआ? जैसे हम जड़, मूल माने जड़, जैसे जड़ अगर ये ना हो, तो अगर जड़ ना हो तो कोई वृक्ष पनप नहीं सकता, पैदा नहीं हो सकता, फल फूल नहीं सकता। तो वैसे ही अगर ये सब ना हो तो हमारा शरीर एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगा, ना स्वस्थ रह पाएगा और ना उसके बीच में तालमेल हो पाएगा। तो ये शरीर को धारण करते हैं, इसीलिए धारण क्योंकि ये शरीर में रहते हैं, और कहीं कहीं इनको सबको धातु कहा गया है। कहीं कहीं ये समझ लीजिए कि वात पित्त कफ को भी सब धातु के रूप में कहा गया है। ठीक, यहां तक हो गया। अब जैसे अब ये देखिए, इसमें क्या है? सम दोष है, ये कहीं एक है कि सम दोष है। हाँ जुड़ गए सब, पूर्वा जुड़ गई है शायद। यस सर, हम जुड़ गए हैं, हम जुड़ गए हैं। ठीक, तो सम दोष है, एक और कहा गया है कि सम दोष है, समाग्निश्च सम धातु। सर सुधा का भी फोन आया है, वो भी ट्राई कर रही है। अब सब लोग ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, बोलती हूँ सर मैं।
फोन ठीक हो गया। थैंक यू सर। सुधा ज्वाइन। थैंक यू सर, बहुत देर से ट्राई कर रही थी मैं, अभी हो गया। प्रॉब्लम थोड़ा फोन में आ गई थी। सम दोष है, समाग्निश्च, सम धातु मल क्रिया, वही सब आयुर्वेद में है। सम दोष है, समाग्निश्च, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिया मना स्वस्थ इत्युच्यते। स्वस्थ व्यक्ति किसको कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं किसको है? सम दोष है, हमारे जो दोष है वात पित्त कफ, ये समभाव में हो, समभाव में बैलेंस फॉर्म में हो। फिर हमारी अग्नियां, अग्नि कितनी है हम लोग बताए थे, कितनी अग्नियां हैं, कोई बताएगा? अग्नि कितनी है? 5 है सर। 8 है कि सर? 12? एक और ऐड करो। 13। अच्छा, जतड़ इंगली वो अग्नि तो स्टमक की है पता, तो 13 अग्नि है। 7, 5 तो हमारे कहाँ है? भौतिक महाभूत, उनकी अग्नियां हैं। 7 हमारे रस रक्त मांस समेत अस्थिमज्जा धातुएं हैं, 7 ये हो गई, ठीक है। और एक कौन है? जठराग्नि। तो कुल मिला कितनी हो गई? बोलिए। 13 सर। हाँ 13 हो गई। तो 13 अग्नि, तो वही कह रहे समाग्निश्च, यानी सबकी अग्नियां समान भाव में हो, सम भाव में हो, सब माने बैलेंस फॉर्म में हो। और सम धातु मल क्रिया, सारी धातुएं और मल ये सब जो है समभाव में हो, बैलेंस फॉर्म में हो, तो तभी आदमी क्या होगा, उसमें क्या होगा? प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, मन और इंद्रिया दोनों प्रसन्न रहेंगे, और इसी तभी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाएगा। तो ये है, हमको सब चीज को बैलेंस फॉर्म में रखना है, हमारे दोष को भी, बात बल है, हमारे धातुओं को भी, और हमारे जो है मल, इनको भी, यानी स्टूल भी पास करना है डेली। ऐसा नहीं कि 7 दिन बाद जा रहे हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं कोई आपको स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। अब वायु में वात पित्त कफ के जो आधार हमारे आगे बताएंगे कि हमारे ऊपर जो ऊपर वाला है उसको हम लोगों ने वात पित्त कफ में 3 भागों में बांटा हुआ है। तो हमारा पहले ऊपर वाला जो है कफ है, नीचे पित्त, और तीसरे नीचे के सबसे वात। जैसे 3 आधार मान लीजिए ना, तो डायफ्राम तक हम लोग मान रहे हैं कफ, फिर डायफ्राम से नाभि तक हमको पित्त, और उसके बाद नीचे का वात। ठीक, ये हम लोग ने। अब देखिए आगे और पढ़िए, इसमें जो है ये बेसिक थ्योरी है, वो बाद में बताएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि चंद्रमा को क्रिएटिंग पावर कहा गया, चंद्रमा क्रिएट कर रहा है, सूर्य क्या था? एसिमिलेट पावर है, और वायु क्या था? डिफ्यूजिंग पावर है। ये तीनों, ये वहां का 3 जो हमारे 3 मनीषी हैं वहां के आयुर्वेद के, उन्होंने ये कहा कि जैसे चंद्रमा क्रिएटिंग पावर है, सूर्य एसिमिलेटिंग पावर है, और वायु डिफ्यूजिंग पावर है, ये इन तीनों के द्वारा जगत को धारण किया जाता है, यानी संसार इनकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसी तरह हमारे शरीर में जो तुलना, देखिए तुलना करिएगा, कफ हमारे यहाँ क्या एनाबॉलिक फंक्शन है। एनाबॉलिक माने हम लोग कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, तो मेटाबॉलिज्म में दो है, एक एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। तो दोनों मिलकर के मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि एनाबॉलिक भी हो और कैटाबॉलिक भी हो। तो एनाबॉलिक क्या है? जोड़ने का। एनाबॉलिक फंक्शन कफ करता है। पित्त क्या करता है? कैटाबॉलिक तोड़ता है, ब्रेक करता है, कैटाबॉलिक फंक्शन करता है। और वात क्या करता है? नर्वस फंक्शन करता है। हमारे शरीर के हिसाब से शरीर में 3 फर्क हुए, एक एनाबॉलिज्म जो आपका 2 चीजें जुड़ जाती है संयोग वाले में, और एक होता है ब्रेक विभाग वाला कैटाबॉलिज्म, और नर्वस फंक्शन। तो नर्वस फंक्शन हमारा वात के द्वारा नियंत्रित है। तो वही जैसे सूर्य वहां है, तो चंद्रमा जैसे क्रिएटिंग पावर है, तो वो हमारा एनेबलिंग पावर होगा कफ। वहां सूर्य जो है आधा एसिमिलेटिंग पावर है, हमारे यहाँ हो गया पित्त कैटाबॉलिक फंक्शन। और वायु जैसे विक्षेप कर्म है, वैसे हमारे डिफ्यूजिंग पावर है। और यही आप ब्रह्मा विष्णु महेश में मान लीजिएगा। क्या है? ब्रह्मा क्या है? क्रिएटिंग पावर है। महेश क्या है? डिफ्यूजिंग पावर। और विष्णु क्या है? विष्णु है हमारे
जगत को धारण करने वाले क्या कहते हैं वो उनको कैटाबॉलिक फंक्शन वाले में, ठीक, 3 फंक्शन हुए ना, तो उस तरह का वैसे ही। तो वात पित्त कफ इन्हीं को, यही आपके ये शरीर में रहते भी हैं और ये शरीर को आपको, अब मोक्ष परिभाषा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस पर बहुत नहीं। कर्म में आप समझ लीजिए, कर्म के 2 प्रकार हम लोग पहले बता चुके हैं। एक प्रारब्ध है, प्रारब्ध माने जो पूर्व जन्म के कर्म कर रहे हैं उनका, और एक पुरुषार्थ जो आज इस जन्म में हम जो कर रहे हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। तो 2 प्रारब्ध, तो जो हम लोग उसको वहां से जोड़ देंगे, चाइनीज में क्या इसको कहा जाता है, चाइनीज में तो कुछ कहा जाता होगा, इसको नोट करिएगा। हम लोग कहते नहीं कि पहले हेरिडिटरी फंक्शन होता है, प्रीनेटल, बोलिए कोई, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल प्रारब्ध को, हाँ, पोस्टनेटल प्रीनेटल जो जन्म के पहले, और पोस्टनेटल पुरुषार्थ जो अभी कर रहे हैं। हाँ, पोस्टनेटल माने ये जो इससे पुरुषार्थ जो बीमारी होगी वो इसमें होगी हमारे इस कर्मों के द्वारा। तो शरीर के भाग बता दिए हम लोगों ने। अब वात दोष हम लोग, सर इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछूं? बोलिए सर, ये नॉन फिजिकल और पैरा फिजिकल हम लोग बोलते हैं ना, सुपरफिशियल, नॉन फिजिकल, ये दोनों एक ही होता है? हाँ, नॉन फिजिकल तो आप कह सकते हैं पैरा, सुपरफिशियल, हाँ, सुपरफिशियल तो वही है। सुपरफिशियल माने, नहीं, सुपरफिशियल का अर्थ दूसरा हो गया। नॉन फिजिकल को किस तरह से समझेंगे सर? सुपरफिशियल तो समझ में आया है, वो आती है ब्रह्मांड से एनर्जी, वो हो जाएगा, लेकिन नॉन फिजिकल क्या, किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको? नॉन फिजिकल को तो भाई जो फिजिकल ना हो वो नॉन फिजिकल है। तो हमारे यहाँ एक फिजिकल है, एक, चलिए उसको अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं नॉन फिजिकल है। हम लोगों ने पराभौतिक कहा है, हाँ, वही पराभौतिक को, कोई नॉन फिजिकल तो हुई हुआ, वही एक फिजिकल है, एक जो दृश्य है, एक दृश्य नहीं है, एक अदृश्य है। तो फिजिकल ये हो सकता है ना जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिजिकल वो होता है जो शायद सर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब फिजिकल दिखाई पड़ता है वो फिजिकल है, जो दिखाई नहीं पड़ता वो नॉन फिजिकल है। तो जो नॉन फिजिकल है, सर जैसे सुपरफिशियल या पैराफिजिकल, नॉन फिजिकल, हाँ ये है, लेकिन वो सुपर, हाँ सर, सुपरफिशियल भी वही हो गया ना जी? सुपरफिशियल और नॉन फिजिकल सर, ये दोनों एक ही है? नहीं, सुपरफिशियल दूसरे शब्दों में यूज हुआ था। सुपरफिशियल में कहा था जो ऊपरी, सुपरफिशियल में जो ऊपरी भागों में हो, वो जो शरीर के ऊपरी भाग सुपरफिशियल, ऊपर हो, वो सुपरफिशियल कहा जाता है। वहां तो अलग है, वो नॉन फिजिकल तो हो सकता है। नॉन फिजिकल में जो फिजिकल ना हो, जो फिजिकल ना हो वो पराभौतिक है। ओके सर, इसी संदर्भ में आया कि ऐसे शब्दों के अर्थ हुए? नहीं सर, एक दिन ऐसे ये कुछ पढ़ाई करते ही दिमाग में आया, एक वर्ड आया नॉन फिजिकल, तो वही मुझे कंफ्यूजन हुआ, नॉन फिजिकल क्या है? एक्चुअली मुझे जानना था नॉन फिजिकल क्या है। देखिए, नॉन फिजिकल को आप कह सकते हैं कि हमारे हम लोग पराभौतिक कह रहे हैं कि भौतिक जो नहीं है वो पराभौतिक, भौतिक के अगेंस्ट, भौतिक के बियॉन्ड। तो भौतिक के बियॉन्ड जो दिखाई नहीं पड़ता वही है भाई। हमारी सारी इंद्रियां एक सीमा तक देख सकती हैं, आंखें एक सीमा तक एक आकार को देख सकती हैं, उसके बाद नहीं देख सकती। उसके लिए हमको कोई चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये समझूं कि नॉन फिजिकल और सुपरफिशियल ये भी 2 अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक है? मेरा यही क्वेश्चन। दोनों अलग अलग चीजें। ओह ठीक है सर, यही जानना था मुझे। नॉन फिजिकल सही है, नॉन फिजिकल तो है फिजिकल के अगेंस्ट। थैंक यू सर। तो ये हम लोग पहले बता चुके हैं, उसमें काम क्रोध मानस वाले गुणों में ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये सब है, ये बता चुके हैं। इसमें यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं। अब हम लोग वात दोष से शुरू करते हैं। तो हम ये जो उन्होंने अभी हमारे जो शरीर में कहा है, आगे चलाएंगे कि हमारे जो स्थान हमारे
वैसे तो पूरा शरीर है, लेकिन कुछ जगहों पर इनको विशेष रूप से कहा गया है, क्रियाशीलता जहां पर विशेष रूप से हो उनको कहा गया है। तो ये वो है हमारे वात दोष जो है यूरिनरी ब्लैडर में, लार्ज इंटेस्टाइन नीचे वाले भाग में, नहीं जो जो हमारे नाभि के नीचे हैं वहां पर इनको है। और कुछ ये जगहों पर जहां पर वात दोष अधिक दिखाई पड़ते हैं। वात माने जहां वायु और आकाश, वही वाला कंसेप्ट वही है, वायु आकाश जहां पर अधिक है तो वो स्थान उन्होंने वस्तु कहा है। अब इन्होंने कहा वा अति गंधनयो, वायु गतिवाचक है, गति के 3 अर्थ, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। देखिए 3 है इसके जो अर्थ है बताए गए हैं गति के, वो ये है कि ज्ञान भी तो इससे होना चाहिए, गमन भी, मूवमेंट भी है, और प्राप्ति मतलब आप कोई चीज प्राप्त करो तो मूवमेंट, बिना गमन के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो यह इसी को बात कहते हैं, जो इसका जमन, इसको जनक कहे वो, इनका जो इनको शुरुआत जो करे उनको कहते हैं। तो इसलिए इसको वात को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, और ये कहा गया कि जो भी ज्ञान प्राप्त होता है बिना वात के संभव नहीं, जो भी मूवमेंट होता है बिना वात के संभव नहीं, जो भी प्राप्ति आप कर रहे हैं वो भी संभव नहीं। कोई तो आप उसके देखेंगे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वो वात को रखा गया है। अब हम लोग वहां पे शुरू करें, ये हम लोगों का वात के सामान्य गुणों से शुरू करें तब हम लोग समझ में आएगा। वात के सामान्य गुण क्या है? रुक्ष है, रुक्ष, शीतो, शीत, लघु है, लघु माने देखिए शीत माने हम लोग पढ़े ना रुक्ष रूखा, शीत ठंडा, लघु माने छोटा। कौन सा लघु माने क्या है? हल्का। लघु क्या करते हैं? लघु हम लोगों ने लघु का कहा था कि जब लघु इस्तेमाल करें तो क्या होता है, उससे हल्कापन हो जाता है। तो अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, यानी आपका शरीर का वजन घट जाता है। उसी तरह अगर आप कोई ऐसी चीज पदार्थ लेना शुरू कर देते हैं खाने पीने में जिससे आपको पतलापन हो जाता है, पतला हो जाते हैं आप, तो नेचुरली वो लघु है। सूक्ष्म, सूक्ष्म माने सर्वत्र प्रसरणशील, कहीं भी जा सकता हो, वो सूक्ष्म है। छोटा सा आकार हो तो कहीं भी जा सकता है, तो यानी सूक्ष्म यानी सर्वत्र, सब जगह जा सकता हो, वो सूक्ष्म है। ये बात क्या है? वायु तो कहीं भी चले जाएगी, छोटे से छोटे स्पेस में वहां चली जाएगी, तो इसलिए सूक्ष्म कहा गया है। चलो नहीं, चलो, चल है, च सूक्ष्म है, चलो, चल मतलब चल है, मूवमेंट वाला है। गमन है, गमन माने मूवमेंट, तो चल है, इसका जो गुण है वो चल है। विशद है, विशद है और खर है। तो विशद को हम लोगों ने बताया था पिछली बार, याद करिए, विशद को हम लोगों ने बताया था ना कि उसमें लिख के भेजे थे आलोकित। बहुत विशद के बहुत बड़े माने हैं। विशद को केवल ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट केवल नहीं कह सकते। विशद का मतलब आलोकित है, स्पष्ट है, प्रस्फुटित है, सविस्तार है, निखरा है, व्यक्त है, साफ है, उज्ज्वलित है, उजागर है, शुभ्र है, विकसित है, कांतिमान है, उद्दीप्त है, निश्चित है और परिभाषित है। विशद के बहुत बड़े माने हैं। और खर माने खुरदुरा, कर, खुरदुरा, कर, करकश, खरहरा। याद करिए, कभी घोड़ों को आपने देखा होगा, वो जो खरहरा लगाते हैं उसको खरहरा बोलते हैं। खरहरा लगाकर घोड़ों को उसको मालिश करते हैं, वही एक्यूप्रेशर। कभी देखा हो आपने? उसमें खुरदुरा होता है और उसको करते हैं, जैसे हम लोग अपने यहाँ अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं वैसे ही। रुक्ष भी उसको कहते हैं, लेकिन खर अलग है। तो विपरीत गुण ही द्रव्य मारुता संप्रशाम्यति। अगर विपरीत गुण से कोई चीज की जाए तो यह मारुत माने वायु, यही मारुत वात। तो वात के गुणों को अगर विपरीत गुण कर दी जाए तो यह द्रव्य जो है, ये मारुत द्रव्य माने वात द्रव्य जो है वो संप्रशाम्यति यानी शमन होता है। इसका शमन माने कमजोर पड़ता है, घटता है। अगर इसमें है तो इन चीजों की वजह से वात के जो गुण है, वात के अगेंस्ट ये गुण है। अब देखिए, रूखा है, रुक्ष है, तो रुक्ष के सिद्ध हो गया कि आप अगर रूखा है तो आप तेल लगा लीजिए। देखिए तेल लगाते हैं ना कि भाई उसमें ठीक हो जाता है। शीत है,
तो उष्ण हो गया, लघु है तो गुरु हो गया, लघु का गुरु, गुरु का है विशाल, जो जिसमें लघु जो है आपको हल्कापन है, वहां गुरु भारीपन होगा। सूक्ष्म जहां है, स्थूल, सूक्ष्म माने छोटा, स्थूल माने बड़ा। चल, जहां जल है वहां स्थिर, जहां विशद है वहां उन्होंने पिछिल कह दिया, लेकिन पिछिल विशद का वो नहीं है, लेकिन विशद में पिछिल गुण अगर आप करेंगे और मृदु या सूक्ष्म वाला आप करेंगे तो ये विपरीत गुण है। तो ये आप इनको यूज करेंगे तो वाद के गुण के विपरीत, मतलब वाद बढ़ा हो तो आपको इनको यूज करेंगे तो विपरीत गुण से ये कम हो जाएगा, तो वाद दोष कम हो जाएगा। ये उनकी चूंकि द्रव्य में वहां औषधि प्रयोग किया जाता, हमारे यहाँ तो हम लोग भी करते ही नहीं, गुणों के आधार पर ही है, लेकिन हम लोग क्योंकि मैग्नेट का प्रयोग करते हैं या प्रेशर का प्रयोग करते हैं, लेकिन गुण यही है उसकी, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अगर हमने इसके अगेंस्ट में गुण यूज किया तो हम लोग कहते हैं कफ यूज कर लेते हैं, तो कफ में भी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी इसमें आपको, कफ में स्थिरता मिल जाएगी, स्थूल मिल जाएगी, गुरु मिल जाएगा। कहीं हम लोग अगर वात को करना हो तो कहीं अग्नि वाला कर लेते हैं, पित्त कर लेते हैं तो पित्त में उष्ण मिल जाएगा। तो ये सब वो जल जहां होगा वहां पिछिल होगा। तो इन तरफ से हमको उसको प्रकृति माने इम्बैलेंस फॉर्म में भयंकर, तो वो जो होगा वो उसको कम कर देगा, बस ये है। तो ये उनके गुण हैं, रुक्षता, ड्राइनेस, कोल्डनेस, लाइट, सब्टिल, मोबाइल, क्लियर, रफ, इंग्लिश में ये है चलायमानता, विशदता, क्लियर, क्लियर वो स्पष्टता नहीं, स्पष्ट है, दिख रहा है, व्यक्त है, साफ है, तो विशदता, खरता, रफ, कोल्डनेस, शीतलता, रुक्षता, ड्राइनेस, हल्कापन, लाइट, तो वो उसके भौतिक गुण हैं, ड्राई, सब्टिल, मोबाइल, रफ, क्लियर, विशद, खर, चल, सूक्ष्म। और रासायनिक उन्होंने योगवादी कहा है, आशुकारी माने जल्दी रासायनिक में बहुत तेज मूवमेंट वाला है, अचिंत शक्ति, चिंतन वाली शक्ति इसमें है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कहीं उसको, वायु में विचार, और मानसिक गुण में रजोगुण और दारुण है, ये इसका बहुत अधिक प्रयोग आप लोग कम करेंगे तो बहुत अधिक नहीं होगा। सर योगवादी क्या हुआ? योगवादी माने वो दो चीजों को मिलाने वाला होगा, योगवादी माने ये ऐड रासायनिक गुण में है कि ये इस बात की वजह से सब दोनों को, दो चीजों को जोड़ देता होगा। तो नेचुरली कहीं ये भाई हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम सर दारुण का मतलब, दारुण का मतलब दुख होगा क्या? दारुण नहीं, दारुण दुख माने, दारुण माने मानसिक गुण में, दारुण माने भयंकर हो सकता है या कठिन हो सकता है, लेकिन दारुण दुख माने भयंकर कष्ट ये हो सकता है, तो दुख नहीं, दारुण माने कोई विशाल या शक्तिशाली ये हो सकता है, ये दारुण माने का अर्थ हुआ, विशाल, भयंकर, शक्तिशाली, ये दारुण का हुआ। तो मानसिक गुणों में है, वो जो तमाम आपने मन वाले गुण पढ़े होंगे उसमें आप पढ़िएगा कोई, तो उसमें कोई गुण मिल जाएगा इसमें, रजोगुण में या तमोगुण में मिल जाए, कहीं रजोगुण में तमोगुण में कहीं मिलेगा, तो मानसिक गुणों का है, उसमें विवेचना है, उस पर बहुत अधिक, इस पर हम लोग अधिक ध्यान देते हैं, तो वहां पर मानसिक गुण में बहुत अधिक नहीं, तो मन का अपना गुण होगा, उसमें दारुण भी होगा, तो दारुण माने दारुण दुख कहा जाता है ना, दारुण के साथ दुख होता है, तो दुख को डिफाइन कर रहा है, वो दुख को क्लैरिफाई कर रहा है, दुख का एडजेक्टिव है दारुण। तो दारुण माने कठिन हो सकता है, भयंकर हो सकता है, विशाल हो सकता है, ये सब ठीक है। तो दुख नहीं, दुख से मतलब तात्पर्य नहीं, विचार है ना, हमेशा नर्वस फंक्शन की बात कर रहा है ना, तो इसलिए बहुत नर्वस फंक्शन बहुत तेज होगा, बहुत तेज फंक्शन करता है। हमारे यहाँ शरीर में देखिए नर्वस फंक्शन सबसे अधिक एक्टिव है, वही तो है। अब ये उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दिया है, एग्जाम्पल में हम लोग बहुत क्लैरिटी नहीं है कि थायराइड ग्लैंड की कार्यशीलता, क्रियाशीलता से होता होगा ये सब चीजें, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड किस फंक्शन की कर रही है, क्या वायु की वजह से कर रही है, ये तो हम बहुत अधिक विचार नहीं कर रहे हैं हम लोग, आगे हम लोग उसके विशेषताओं पे बात करेंगे कि वायु जो है वात की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यहां से देखिए, ये एक कुछ बस सुन लीजिए, ताकि एक बार पढ़ेंगे दोबारा पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इसको समझिएगा, जिसको आगे पढ़ना होगा पढ़ेगा। तंत्र यंत्र धारणम, यानी शरीर रूपी तंत्र को धारण करने वाला है। अब आप समझ लीजिए, यानी क्या, यानी अर्थ शरीरगत जो भी धातुएं हैं, शरीर में हम धातुएं हैं, दोष हैं,
मल है, सब उनको धातु मान लीजिए, है ना। जो भी शरीर में है धातुएं है, मल है और दोष है, जो रस रक्त मांस में अतिमज्जा और वात पित्त कफ सब धातुएं हैं, मल भी उसमें है। तो उनको अपने अपने नियमित कार्यों में प्रवृत्त करता है। जो भी कहा जो किसका काम है फंक्शन, उसको काम करने के लिए वात जिम्मेदार है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे पहले, वात इज इनिशिएटर बोलते थे ना, वही देखिए आ गया। सबको यही पहले शुरुआत करता है शरीर में। दूसरा नानाविध चेष्टा प्रवर्तन, शरीर में होने वाली कोई भी ऐच्छिक या अनैच्छिक, चाहे नर्वस सिस्टम की हो, हम लोग पढ़े थे अभी कल पढ़े थे कि हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, और एक हम लोग का था जो हमारी इच्छा पर था। तो चाहे अनैच्छिक हो चाहे ऑटोनॉमिक हो, दोनों के लिए चेष्टाओं का प्रवर्तक यही है। वात का महत्व समझ लीजिए। नियंता प्रणेता मनसा, मन का क्या कर रहा है, नियंता है। नियंता माने नियामक, रेगुलेटर यही है, यही उसको कंट्रोल कर रहा है, यही प्रेरणा दे रहा है। और मन को इष्ट विषय में प्रवृत्त करता है। जो आपका विषय जिसपे आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं, तो मन को यही करता है, बात की वजह से होता है। और आप कहेंगे कि मैं देखना नहीं, मुझे चलना है, तो चलना में यही करेगा। विषय कोई भी विषय होगा, मन को देखना है, सुनना है, खाना है, पीना है, सब कामों के लिए कर रहा है। जब आत्मा मन और इंद्रिय और विषय का संयोग होगा है, उसमें ज्ञान उत्पन्न होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, बिना आत्मा और मन के और इंद्रिय और विषय के, विषय आई बाहर से, इंद्रिय ने उसको ग्रहण किया, मन को बताया और आत्मा को सूचना दे दिया कि भैया हम तो ये चीज हमने ये ज्ञान ग्रहण कर लिया है। क्या ग्रहण कर लिया है कि हमने सामने हिरण को देखा है, तो हिरण का जो देखना है, हिरण विषय है। और इंद्रिय ने क्या देखा, आंख इंद्रिय है, और मन है हमारे अंदर अतीन्द्रिय है या अंतःकरण है। उसने जब देख लिया तो कहा कि ये, मैं उसमें अपना विजुलाइज किया कि ये तो वास्तव में कौन है। मन ने देखा कि ये हिरण है, मतलब अब हिरण है तो उसमें आत्मा बताया कि हिरण है। तो ये संयोग जब होगा तब ज्ञान प्राप्त होगा। तो हिरण का ज्ञान तब हुआ जब मन ने जाना, इंद्रियों ने कहा, विषयों ने कहा, और आत्मा ने उसको, आत्मा से बता दिया मन ने कि ये हमने देखा है और ये हिरण है। तो आत्मा ने कहा यस ये हिरण है, और आत्मा मन के संयोग से उन्होंने इसको जान लिया, वो ज्ञान प्राप्त हो गया। विषय का चिंतन, संकल्प, निर्णय करना, सुख दुख की अनुभूति मन और आत्मा के संयोग, बिना मन और आत्मा के संयोग के कोई न चिंतन कर सकते हैं, न संकल्प, कोई भी काम नहीं कर सकते। तो यानी, और ये काम बिना बात के संभव नहीं। तो मन को अनिष्ट विषयों से हटाकर, अनिष्ट विषय माने आज हम कह रहे हैं कि हमारे लिए ये विषय, हमारे विषय माने हमको ये काम करना, पढ़ना है। तो अब पढ़ने के अलावा जितने विषय हैं वो अनिष्ट विषय हो गए, क्योंकि मन तो एक के साथ जुड़ेगा ना। मन का क्या है गुण, अनुत्व, और मन का क्या एकत्व। तो मन तो एक के साथ जुड़ेगा, 10 के साथ नहीं जुड़ सकेगा, है ना। मन का यही गुण है ना, उधव मन नहीं 10-20, और एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। एक तो था जो वो कहती है ना गोपिकाएं कि उधव, दो मन तो हमारे पास 10-20 तो है नहीं, एक हमारे पास था वो चला गया कान्हा के पास। तो ईश, जो आप ईश वाली बता रहे हो, ईश्वर है वो है, हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मन तो हमारा है ही नहीं। तो मन एक समय में एक को ग्रहण कर रहा है, एकत्व है, अणुत्व है उसका कैरेक्टर, उसका गुण। तो वो क्या कर रहा है, अनिष्ट विषयों से, माने जो उस समय आवश्यक विषय नहीं है, अनिष्ट माने खराब मत समझिए, उस समय के लिए जो इष्ट विषय माने हमको पढ़ना है, मेरे पढ़ने के अलावा सारे विषयों से मुझे हटाना है अपने को, ये काम करने का काम वात का है। वात आपके पक्ष में है तो आप पढ़ना चाहते हो तो आपको सारे विषयों से हटाकर कहे कंसंट्रेट करेगा, यानी कंसंट्रेशन इज ड्यू टू वात। सर्वेंद्रिय प्रेरणम, वात समस्त इंद्रियों को उसके विषय में प्रेरित करता है। कोई भी इंद्रिय हो उसके विषय में लगाना है, तो बिना वात के आप उस काम को नहीं कर सकते। क्यों, आपको हटा देगा वहां से।
कंसंट्रेशन किसी का कम हो तो उसका वात को प्रॉब्लम होती है, वात बढ़ाना चाहिए उसका। प्रॉब्लम तो है ही है, यस एग्जैक्टली, वात की प्रॉब्लम तो है ही है। तभी तो हम लोग जब नींद नहीं आती तो हम लोग क्या कहते हैं, नींद आने का विषय है, नींद तो इष्ट विषय है ना उस समय, नींद आना, लेकिन उसमें मन जो है अनिष्ट विषयों से हटाएगा नहीं, तो ये क्या करें, मन और यही दोनों तो है, मन को अनिष्ट विषय, मन को लगने नहीं देगा, सोने नहीं देगा, इधर घुमाते रहेगा। तो इसीलिए तो हम लोग उसको मन दो को सेडेट करते हैं, क्योंकि उसको बहुत अधिक पावरफुल होता जा रहा है, वही है। तो उसको तो जब सर वात जॉइंट को के मेथी लगाने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हाँ, 2 नंबर वायु में अगर वात जॉइंट पे मेथी लगाएंगे। हाँ नहीं ऐसा ना, देखिए हम लोग तो एक एक चीज नहीं समझ रहे हैं ना, अभी तो ये कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग बड़े सारे उसको देख करके तब प्रोटोकॉल बनाते हैं ना। तो केवल एक एक पर नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं ना इनिशिएटर है, वायु इनिशिएटर है, तो वही बात कह रहे हैं कि इनिशिएटर तो यही है, सबसे पहला काम ये है। अब फिर जब हम लोग जीरो की बात करते हैं, आगे चल हम वायु में पढ़ेंगे जीरो, जब हम जीरो कहते हैं तो जीरो माने इनिशिएटर, तो यानी जीरो जब पावर यूज करते हैं तो हम वात की बात कर रहे हैं, इनिशिएटर की बात कर रहे हैं। तो वही हम वात पित्त कफ में 3 शक्तियां हैं, तो वात जो है इनिशिएटर है, इसलिए कहा गया है कि पहली बीमारी कोई आएगी तो वात में ही आएगी। क्यों? क्योंकि वही तो इनिशिएटर है, बीमारी को लाएगा भी वही ठीक भी करेगा। तो वात जो है कंसंट्रेशन के लिए, वात किसी भी कार्य को करने के लिए यही प्रेरित करेगा, ये उसका है। अब ऐसा मत सोचिए कि सभी में केवल वात पॉइंट पे लगा दे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई उसका और नहीं सर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ाना हो तो या तो मन पे वात को बढ़ा दें। नहीं मन वात नहीं, कोई जरूरी नहीं, मन अगर मन भाग रहा है तो वात को घटाना पड़ेगा, मन को वात भगा रहा है। नहीं तो वही तो मेथी पट्टी लगा देंगे तो बैलेंस कर देगा। हाँ दोनों पे लगाइए, मन की उंगली पर दोनों पे लगाइए, पित्त पे लगाइए, क्योंकि पित्त सेकेंडरी, वो वात इनिशिएटर है और पित्त सेकेंडरी। अच्छा तो मतलब 8 नंबर पे दोनों पे मेथी पत्ती लगाने से कंसंट्रेशन थोड़ा तो बेटर हो जाएगा ना। हम लोग कहते ही हैं, बीच वाले में कह देते हैं, बीच वाले को हम लोग क्यों मानते हैं, पित्त को, पित्त बीच का मध्यस्थ है, तो हमेशा बीच को बोल देते हैं कि बीच में पित्त में लगा दीजिए। हाँ ओके, हाँ सर, इसलिए तो पित्त बीच का ना, तो बीच वाली इंद्रिय हाँ बैलेंस करेगा ना वो। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। हाँ। फिर सर्वेंद्रियार्था विवहन, वात संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वहन करने वाला है। अब देखिए सब जो मतलब वहन करने वाला मतलब उसको सारे इंद्रियों के विषयों का यही मूवमेंट करा रहा है, जो भी आपका है। आप ज्ञान समझना जानना, ज्ञानेंद्रिय है, समझती है, तो समझने का काम भी यही करेगा। और अगर कर्मेंद्रिय को कहेगा तो कहेगा भैया चलो, तो यही इसी की वजह से चलेंगी वो सब। ये देखिए क्रियाशील होने का काम यही करेगा, सब कामों के लिए जिम्मेदार है, मल त्याग मैथुन संतानोत्तर सब द्वारा, सब इसी कर्मेंद्रिय के सारे काम यही है। कर्मेंद्रिय के जो 5 काम हैं उनमें से यही तो है, तो सारे कामों को यही करेगा। यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला भी ज्ञानेंद्रिय का भी काम यही करेगा और कर्मेंद्रिय काम भी यही करेगा, ये अर्थ है। वात शरीर की संपूर्ण धातुओं, ऊतकों, टिश्यूज को अपने अपने स्थानों पर स्थापित रखता है। टिश्यू का अर्थ यहाँ क्या है, हमारे धातुओं पे तो हम लोगों ने कहा रस रक्त मांस में, और टिश्यू पे कह दिया, तो यहाँ जो टिश्यू लिखा हुआ है ये टिश्यू मॉडर्न टिश्यू भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो रस वो वाली सेल से वर्ड टिश्यू, लेकिन हम लोग धातुओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर धातुओं की बात है। धातु माने रस रक्त मांस में, तो सब उसमें धातुएं वही है, टिश्यू तो है और रक्त भी तो है, टिश्यू वो भी है, तो सबको अपने अपने स्थानों पर स्थापित रखता है। अब याद करिए वात के कारण क्या हो रहा है क्या बताइए, देखिए पढ़िए, ये कह रहा है जो हम लोग प्रोलैप्स है, तो वहां प्रोलैप्स क्या कर रहे थे, कौन कर रहा था चाइनीज में, चाइनीज में कौन कर, यस, तो स्प्लीन का काम जो है वो वात का काम यहाँ आ गया। देखिए ऐसे हम लोग समझे प्रोलैप्स कि जब आवे तो स्प्लीन की कहीं बात आवे तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये वात भी कहीं गड़बड़ है, तभी तो प्रोलैप्स कर रहा है।
नहीं, ऐसे दोनों को कंपेयर करते चलिए धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ याद हो जाएगा, लेकिन यानी अब समझिए कि प्रोलैप्स कहीं हो रहा है तो कहीं वात जिम्मेदार है। तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए आपको कभी ये नहीं आया, ठीक, आपने देखा कि स्प्लीन या कोई ऑर्गन अपने जगह प्रोलैप्स हो गया है, तो आप और कुछ ना कर पाओगे तो ये तो कहोगे कि भाई वात में आप मेथी लगा लो। नहीं सर स्प्लीन कफ जॉइंट में ना, हमारे रिंग फिंगर में तो रिंग फिंगर वाले रिंग फिंगर उसमें यस हाँ, नहीं हम ये नहीं कह रहे, हाँ तो हम तो बात में कह रहे हैं, बात में भी लगा लीजिए, स्प्लीन पे तो लगा रहे हैं चाइनीज के हिसाब से, हमारे हिसाब से बात जिम्मेदार है तो बात में तो जिम्मेदार है। और नहीं तो आप करना चाहते तो आप, हम लोग तो इसमें बात माने 1+2 है, तो 1 यानी क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। 1 और 2 के वात जॉइंट पे, मतलब अपर जॉइंट पे मेथी जाती थी। हाँ, वात जॉइंट में मेथी, एक तो ये हो गया। दूसरा, वात बढ़ा हुआ है, वात गड़बड़ है तभी तो कर रहा है वो अपने पे। तो 1 सिडेट कर देंगे सरकार दे रही है, 2 को सिडेट कर देंगे सर, 2 को सिडेट करेंगे, 1 2 सिडेट, 1 2 को सिडेट करेंगे सर, 5 6 या 4 5 जामनगर वाले 4 5 2 सर 5 6 करेंगे ना सर, यहाँ पर कहाँ करेंगे हम, उस 1 नंबर पे या 2 नंबर पे? नहीं, हम उसी पे करेंगे, इस पर, जो स्प्लीन पर, जैसे जिस ऑर्गन में हुआ है, जिस ऑर्गन का सरकना है, किस ऑर्गन का सरकना है, मान लीजिए कोई बोलिए 0 है तो 0 में सरका है कोई, गोनेडल यूट्रस या कुछ हुआ तो गोनेडल में सरका तो यहीं पे तो होगा। यस सर, तो इसमें होगा तो आप इसमें कर लीजिए। 1 2 क्या कहाँ करेंगे, वात का है 2 में कर लीजिए, 2 पावरफुल है तो 2 स्पाइरल, 2 वर्टिकल में 1 2 वर्टिकल में 1 2 सिडेट 5 6 टोन, नहीं 5 6 करेंगे ना सर यहाँ तो, 5 6 करेंगे शायद यहाँ, या 4 5 सर। अग्नि को क्यों लेंगे आप, जल को क्यों लेंगे? नहीं, जल नहीं है, 4 5 माने कफ। अच्छा, वो 4 5 माने कफ है, उसमें पावर। हम ये नहीं कह रहे 5 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 5 से भी आप कम हो जाएगा, क्योंकि 4 दूसरी जगह लिया नहीं है। अगर 4 कहीं ले लेते हैं तो हम 4 नहीं लेते, तब 5 6 लेते हैं। अगर कहीं 3 4 को हम करते हैं, 3 4 के अगेंस्ट में 5 6 लेंगे, लेकिन 1 2 में तो 3 वो भी ले सकते हैं, 3 4 भी ले सकते हैं और 4 5 भी ले सकते हैं। ठीक सर, ठीक सर। लेकिन वात को टोन करना समझ में आया, वात को सिलेक्ट करना समझ में आया, लेकिन कफ को क्यों टोन कर रहे हैं? लेकिन स्टेबिलिटी लाने के लिए कर रहे हैं स्टेबिलिटी। अरे सर, पित्त को भी तो यूज कर सकते थे, तो पित्त को भी तो यूज कर सकते थे। नहीं, पित्त से नहीं होगा ना, कफ से ही तो स्टेबिलिटी आती है ना। स्टेबिलिटी किससे आएगी? अच्छा स्टेबिलिटी की, अच्छा समझिए। हाँ, वो ठोसनेस जो होती है, मतलब अर्थ वाला जो सब्सटेंस हुआ की स्टेबिलिटी। हाँ, कहीं फिक्स करना है, किसी चीज को फिक्स करना है जैसे। तो सर मैं तो हर्निया के लिए 2 शेडेड 17 सर 2 शेडेड 17 टोन कर रही हूँ सर। मैं तो सर मैं हर्निया के लिए 2 शेडेड 17 टोन कर रही हूँ। वो भी एक है 2 शेडेड 17 टोन में क्या कर रही हो? तो वो तो अलग प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल, उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो वहां को हम लोग प्रोटोकॉल बनाने के सिस्टम, अगर मान लीजिए आपको ये काम करने से जो आप बता रहे हैं, ये वाला प्रोटोकॉल अगर इसमें ठीक हो रहा है तो प्रोटोकॉल तो आप बनाना सीखिए ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि जो प्रोटोकॉल बना हुआ उसको हटा दीजिए, वो तो बना प्रोटोकॉल है, वो भी तो इसी बेस पर है। उसमें 1 जो है, उसमें 1 का मृदु वाला स्वभाव रखा गया है, गुण कर्म, मृदु के गुण कर्म, और 7 को ठीक किया गया है। और 2 5 सरक गई है, तो सरक चुके तो 2 5 सिलेक्ट कर दिया गया। 2 ही तो है, वाती तो है 2। जी सर। तो सर मतलब ये है कि हम हर एक के गुण के हिसाब से अलग अलग प्रोटोकॉल बना सकते हैं। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल बनाना हम लोग सीख रहे हैं ना, हम लोग प्रोटोकॉल बना रहे हैं। प्रोटोकॉल 10 बन सकते हैं, जो प्रोटोकॉल आपको 60-70% पेशेंट पर सही उतरे वही प्रोटोकॉल है।
जब आप ट्रीटमेंट करें और आपने अब यूज करना शुरू किया, मान लीजिए, और आपने एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल है, कोई जरूरी नहीं कि जितने लोग, हमने कहा ना ब्रह्मांड में अनेक करोड़ों द्रव्य हैं, आपके पास भी जो व्यक्ति आ रहा है पेशेंट, वो अनेक तरह का है, कोई आवश्यक नहीं कि सब में एक ही प्रोटोकॉल लागू हो, कभी कभी एक पे ठीक होता दूसरे पे ठीक नहीं होता। तो उसमें आपको चाइनीज जितने प्रोटोकॉल समझ में, जो समझ में आए उसमें ज्ञान के आधार पर आप प्रोटोकॉल बनाइए, और मान लीजिए बनाते हैं और सफल होता है तो आपका सक्सेसफुल है, नहीं होता चेंज कर दीजिए, नुकसान नहीं करेगा ना। प्रोटोकॉल बनाने के तरीके सब समझ, देखिए इसमें लिखा हुआ वात जो है सरक जाती है उसकी वजह से, तो हम वात को क्या कर रहे हैं, कहीं भी जहां फोर्स है वहां वात को हमको सिडेट करना है, यही तो है, क्योंकि उसी वजह सरक गया, यानी वो फंक्शनल नहीं, फंक्शनल ओवर फंक्शनल है, या अगर हम लोग मानते हैं कि लेस फंक्शनल है तो हमको उसको सिडेट कर, वो टोन करना पड़ेगा वो। लेकिन 5-6 को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम 5-6 तो प्रोलैप्स माने हमको स्थिरता लानी है, तो स्थिरता लाने के लिए वहां पर क्या था, उसको स्थिरता लाने के लिए 1 हम लोगों ने क्या किया, मृदता जो है उसके ऊपर किया, और मृदता करने के बाद हमने 7 को कर दिया कि दिशा उसको ठीक मिल जाए, तो 1-7 वो हो गया। यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, 4-5 को, 4-5 सिडेट टोन को, कि 4-5 स्थिरता है, जहां पर वो हो गया है उसको हटाए फिर स्थिर हो जाए, तो हम लोग 5 का प्रयोग यहाँ भी कर रहे थे, वो भी 5 को वो 2-5 सिडेट कर रहे थे कि हट गई है, सरक गई है, तो वो भी एक सिस्टम, वो भी एक है, ये भी प्रोटोकॉल है। आप 2 प्रोटोकॉल सीखना, देखिए हमने यही कहा, अगर वात बढ़ा हुआ है तो उसको सिडेट करना पड़ेगा, वात घटा हुआ है कोई और कारण मिलेंगे ना, वात के और तमाम गुण दोषों से आप कंपेयर करेंगे कि बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। अब वो आदमी दुबला होता जा रहा है तो वात घटा हुआ है कि वात बढ़ा हुआ है, बोलिए। सर वात बढ़ा हुआ है सर, बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, और अगर मोटा होता जा रहा है तो बात घटा हुआ है, है ना। तो ये तब तो कफ बढ़ा हुआ हो गया ना। हाँ, तब कब बढ़ गया, तभी तो बढ़ा वो, तभी मोटा हुआ, तो है ना। तो जहां पर सर, तो ऐसे में कफ को सिडेट करेंगे नहीं, देखिए वात माने हल्कापन, अगर वात हल्कापन कर रहा है तो वात अधिक हो रहा है, तभी वात हल्का कर रहा है, तो इसमें वात को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और हमको कफ को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं सर, हम, मेरे कहने का मतलब है अगर जो इंसान मोटा हो रहा है, कफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए तो कफ को सिडेट करेंगे ना। हाँ नेचुरली 4-5 सिडेट होगा उसमें। सर पित्त बढ़ा हुआ का क्या फिर निशानी हो जाएगा, वात का सर पतला। पहले तो मोटापे का कारण देखना पड़ेगा ना, कि वो मोटा क्यों हो रहा है, कि थायराइड की वजह से हो रहा है या किसी वजह से हो रहा है। नहीं, आप लोग देखिए, जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग सारे चीजों को छोड़ दे रहे हैं, केवल एक ही चीज देख रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। लेकिन हम लोग जब पेशेंट आएगा तो वो अपना बताएगा, कोई रिपोर्ट देगा, बताएगा हमारा थायराइड बढ़ा हुआ, जैसे मैडम ने कहा थायराइड बढ़ा हुआ, तो उसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। अंतर समझिए, हाइपर थायराइड हाइपोथायराइड 2 चीजें होंगी, तो दोनों के अलग अलग रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो अलग पॉइंट हो गया। उसकी वजह से ये हम लोग केवल ये बात कर रहे हैं कि हम लोग इसके गुण दोष पर अपनी बात कर रहे हैं, तो वो तो समझते चलिए, उसके गुण दोष नहीं समझेंगे तो फिर आगे ट्रीटमेंट उसी पर आप ट्रीटमेंट कंसल्टेंट को दीजिए, सब समझिए तब आप ट्रीटमेंट करेंगे ना। केवल आप भी इजी 6 लाइन को थोड़ा पढ़ के थोड़ा पढ़ पा रहे हैं आप, इसके बाद उसके अभी ये पढ़ेंगे, फिर अग्नि पढ़ेंगे, वो पित्त पढ़ेंगे, पित्त कफ पढ़ेंगे, सबको आपको लगेगा कि यही वाला। तो सारे चीजों को जब आप जोड़ेंगे तब आपको कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं, इंडिविजुअल पे नहीं। यहाँ कारण ये है कि अगर प्रोलैप्स है तो उसका कारण वात है, ये उनका कहना है। जैसे वहां स्प्लीन है, वो वहां, ये कंपेयर करिए, फिर आप अपना ट्रीटमेंट अलग करिए। अभी तो इस वाले में प्रोलैप्स है, इसका मतलब कि वात की वजह से है, तो वात को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, नंबर 1। बस यहाँ तक सीमित रहिए, फिर आगे क्या करना है बात दूसरी। शरीर संधानम, शरीर को जोड़ने वाला बात है, वो जो योगवादी नहीं था वहां लिखा हुआ था, योगवादी पूछ रहे थे ना, वो यही है, जोड़ने वाला है। अन्न प्रत्येक को अपने अपने अनुपात से अपने अपने स्थानों पर रखने का कार्य बात करता है, वही जो स्प्लीन करती है। स्प्लीन क्या करती है, वहां रोकती है, वही काम कर रहा है। तो बात यहाँ कर रहा है, वहां स्प्लीन कर रही है, बात कर रहा है।
वाणी को प्रवृत्त करने वाला है, वाणी को प्रवृत्त करता है, यानी बोलने की जो वो है क्षमता ये दे रहा है। हर्ष उत्साह का कारण बात है, क्योंकि मानसिक स्थिति है ना, सर नर्वस सिस्टम है, शरीर में अग्नि कर्म को प्रदीप्त करता है, बिना बात के अग्नि नहीं बढ़ सकती ना। शरीर में उत्पन्न क्लेद आदि के दोषों को नष्ट करता है। क्लेद, क्लेद दोष का क्लेद, क्लेद माने गीलापन, शरीर क्लेद संधानम, क्लेद आदि दोष, क्लेद माने वो हुआ गीलापन, गीलापन से क्या होता है दोष। चलिए सुखाने का भी होगा ना वायु, सुखाने का, यह सुखाने का होगा, सूखने का, कोई सूखना हो, सुखाना है, सुखाने वाला है ना, उसका एक वो भी है, सुखाता वायु सुखाता है ना। मल क्षेपणम, शरीर में उत्पन्न मलों को शरीर से बाहर निकालता है, निकालने को तो है सिस्टम, जहां कहीं इनिशिएट वही करता है। सामान्यतः पक्षा का पैरालिसिस वात के विकृत होने के कारण है। कफ मामलों में मल मूत्र का निकास भी हो जाता है और रोगी के मल मूत्र की नली लगाकर निकास की व्यवस्था करनी पड़ती है। बड़े और छोटे स्रोतों का भेदन करने वाला है, स्थानों स्रोतों भेदन, मतलब जो हमारे शरीर में तमाम स्रोत हैं तो वही इनिशिएटर माने यही है, हर जगह गर्भ की आकृति को बनाने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभावशाली है कि जो भी क्रिया होती है, नर्वस फंक्शन इसीलिए कहा गया है, जो भी क्रिया होती है वो वायु के कारण है, वायु ही बल है। तो इसलिए अब ये एक बहुत बढ़िया वो है, पढ़ लीजिए। पित्त है पंगु, कफ है पंगु, पंगवो मल धातवः। पित्त पंगु है, पंगु माने बिल्कुल बेकार, मतलब लूला लंगड़ा। पित्त पंगु है, कफ पंगु है, कहीं भी चल ही नहीं सकते। पंगवो मल धातु, मल धातु सभी पंगु क्या है, वायुना यत्र नियंत्रित, जहां, यत्र माने जहां, वायु, वायु जहां, ये वायु बात जहां भी ले जाना चाहती है, नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, वहां बिल्कुल दौड़े चले जाते हैं, जैसे मेघ, जैसे आकाश में बादल दौड़ते हैं, वैसे ही वायु जहां इनको ले जाना चाहती है वहां, यानी वायु इतनी बात इतना प्रबल है कि पित्त और कफ के अगेंस्ट सबसे बड़ी शक्ति वात है, ये इसका अर्थ है। ठीक, अब वात के विशिष्ट कर्म है, सभी अवयवों में गति, परिवर्तन, मोशन, विभवांतर, पोटेंशियल चेंजेस, पाचन, कैटाबॉलिक फंक्शन, एनालिसिस, डिस्टिंक्शन, एनाबॉलिक फंक्शन, सिंथेसिस, सब ये सबके हैं, वात पित्त का सबके हैं, लेकिन इन्हीं के अलग अलग हमको बोलना। कैटाबॉलिक फंक्शन अलग होगा, पित्त का हो जाएगा, इसका गति परिवर्तन जो गति होगा वो इसका मूवमेंट हो जाएगा। जहां जहां हम लोग देखा कि जो बात इनिशिएटर जहां होगा वहां यही करेगा। तो अब हम लोग यहां पर आ गए 5 प्रकार के वायुओं का विवरण, हम लोग अभी चल रहे हैं, इसी करेंगे। देखिए, प्राणोदान समानाख्य व्यानापान ऐस पंचधा देहम तंत्र सम्यक स्थानेश्व अव्याहता शरण। कह रहे हैं कि प्राण है, उदान, प्राण और उदान दो चीजें यहां हो गई। पहले ऐसे याद करिए, प्राण उदान यहां बता दिया, प्राण उदान, प्राण उदान। फिर समानाख्य, व्याना समान, समान तीसरा हो गया, प्राण उदान समान हो गया। व्याना पानई, व्यान अपानई, तो व्यान और अपान 5 हो गया, प्राण उदान समान व्यान अपान सपंचधा। ये क्या है, देहम तंत्र सम्यक, ये क्या करते हैं, ये अपने अपने, ये इन 5 में है विभक्त बात है। ये क्या है, अव्याहत माने बिना किसी रुकावट की, अव्याहत माने बिना किसी रुकावट के, ये अपने चलती हुई, ये जब बिना रुकावट की वायु चल रही है बात, और ये क्या कर रही है, सम्यक देहम तंत्र सम्यक, देह को बिल्कुल एक तंत्र की तरह संचालित करती रहती है। देहम तंत्र सम्यक, इस अपने अपने स्थान पर उनको रोकती है, चलाने, और खुद चलती रहती, जो सब करती है, और सब पूरे देह को, पूरे शरीर को तंत्र की तरह, एक सिस्टम की तरह अपने अपने स्थान पर संचालन कर रही है। ये उसका है, ये बात के हिसाब से कहा गया है। अब कहाँ प्राणवायु कहाँ है, देखिए ये पढ़ लीजिए। तो प्राणवायु कहाँ है, मस्तक में रहती है,
सिर में रहती है, छाती में रहती है, कंठ में रहती है, जीभ में रहती है और नाक में रहती है। ये हमेशा पूछा जाएगा जब क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे आता है कि प्राणवायु कहाँ मिलेगी, तो मूर्धा। सर मूर्धा के मतलब? सर 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 मस्तक, आगे इसका आगे आगे आएगा उसमें। मूर्धा मस्तक, पुरस माने छाती, कंठ, जीभ और नाक, इनमें होती है। उदान कहाँ रहती है? नाभि प्रदेश में। उदान वायु नाभि प्रदेश में, नेवल, छाती में रहती है, कंठ में रहती है और नाक में भी रहती है। समान वायु कहाँ रहती है? आमाशय और पक्वाशय, हमारे यहाँ पास डेड्यूनम, आमाशय स्टमक, डेड्यूनम, इनमें रहती है। और व्यान वायु कहाँ रहती है? हार्ट में, हृदय प्रदेश, हार्ट में रहती है और संपूर्ण शरीर में रहती है। अपान वायु कहाँ रहती है? बस्ती, शोणी, मूत्रेंद्री, वृषण, वंशण, उरु, ये सब जो है जो नीचे के अंग हैं उनकी बात कर रहे हैं। शोणी माने जो आपका ये पेल्विक वाला है, मूत्रेंद्री है, बस्ती है, जहाँ यूरिन और सब ये है, इन जो है अब स्टूल पास करने वाला मूत्रेंद्री है, वृषण है, जो मेल ऑर्गन्स और इन सबके जांघों में, ये सब इन वायु में, नीचे वाले में अपान वायु रहती है। तो ये 5 तरह की वायु के स्थान हैं, इनका सबका अलग अलग। अब देखिए जो कुपित वायु, कुपित माने तो एक बैलेंस फॉर्म, देखो अकुपित माने बैलेंस, ये कितना काम करेगी। जब प्रकृतिस्थ माना जब बैलेंस फॉर्म में होगी तो ये वहां की बात की जा रही है, संसार बाह्य, संसार की आपकी वायु में नहीं, संसार की वायु की बात की जा रही है। वो वायु वो है कि कहते हैं कि अगर ये विचरण कर रही है तो ये सब काम, पृथ्वी को धारण करेगी, अग्नि को प्रज्वलित करेगी, सूर्य चंद्र नक्षत्र वितरण को निरंतर गति में रखेगी, बादलों की सृष्टि करेगी और उन बादलों से पानी बरसाएगी, जल के स्रोतों को बहने के लिए प्रवृत्त करेगी, फूल फलों को उत्पन्न करेगी, वृक्ष जो पृथ्वी के भीतर से जो उत्पन्न होते हैं उनको अंकुरित करेगी, संपूर्ण वर्ष को ऋतु विभाजित करेगी, स्वर्ण आदि धातुओं को विभाजन करेगी और सबका बीजों में अंकुरण करेगी, अनाज को बढ़ाएगी, ये सब काम करेगी। आप समझ लीजिए, अगर ये नहीं हुई और बैलेंस फॉर्म न हुई तो ये कहाँ वायु क्या करती है? जब प्रकुपित होकर संसार विचरण करेगी, इसको क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? तो शिखरों से पर्वत श्रेणियों को तोड़ मरोड़ करेगी, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देगी, समुद्रों को कर देगी, हलचल मचा देगी, सुनामी ला देगी, जलाशयों में ऊंची ऊंची लहरों की उत्पत्ति कर देगी, वायु के वेग से सब पूरा चेंज कर देगी, परिवर्तन कर देगी, नदियों को, जल को प्रतिकूल दिशा में बह देगी, संपूर्ण भूमि को कपा देगी, भूकंप, बादलों को परस्पर टकराकर गरजने की ध्वनि पैदा करेगी, आकाश से बर्फ की करेगी, जो आप पढ़ते हैं ओला बरसता है, कोई धूल, सिकता, बालू, ये सब, मछली, मेढक, ये सब चीजें करेगी, ओले वज्र गिरेगी, 6 ऋतुओं के क्रम को बिगाड़ देगी, फसलों के स्वाभाविक रूप से नष्ट वो चेंज कर देगी, प्राणियों में रोगों की हैजा महामारी फैल जाएगी और ये सब करेगी चारों। ये इसलिए मेघ, सूर्य, वायु की विशेष सृष्टि करना, मतलब ये समझ लीजिए वायु को इसीलिए वो भगवान परम ऐश्वर्यशाली वायु स्वयं अव्यय विनाश रहित है, ये विनाशकारक है, सुख दुख का कारण है, मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वज्ञ, सभी तंत्रों का विधाता, सभी पदार्थों में अणु छोटा, विभू, विष्णु, पृथ्वी आदि लोगों को लांघकर सर्वत्र विचरण करने वायु ही भगवान है। वायु को भगवान का दर्जा दिया गया है। मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, अदिति माता है, अदिति सभी देवताओं की माता है, विश्वकर्मा, विश्व को बना रहा है, जो उन्होंने निर्माण किया है, विश्वरूप, विश्वरूप माने भगवान स्वयं, सर्वज्ञ, जो सबको, मतलब यानी इसको परम ऐश्वर्यशाली भगवान के समान माना गया है वायु को, इसीलिए वाद का महत्व सबसे अधिक है। प्राणवायु बता दे फिर खत्म करें, शुरुआत करें। प्राणवायु बोलिए। जी सर।
हाँ प्राणवायु खत्म करें, फिर उसके बाद जी सर पढ़ा दें। थोड़ा सा वो भी पढ़ा देंगे, वो वाला जो उसका स्पाइन वाला, ठीक है। वायु मतलब बात पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ये रहेगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा इसमें अच्छा लगेगा आपको। धीरे धीरे बात पढ़ेंगे तो, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, सेमेस्टर 3 वालों को तो पढ़ना जरूरी है, 2 वाले भी पढ़ लेंगे तो उनको वात पित्त कफ का थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा। यहाँ ये वाला पढ़िए, प्राणवायु जो है, ये तो वो वाला उनको कहा है, ये प्राणवायु क्यों कहलाती है, तो उसका उन्होंने वर्णन किया है कि अग्नि अपने पाचन और अपचय कर्म द्वारा, अग्नि क्या करती है, पचाती है, कैटाबॉलिज्म करती है। सोम अपने चय कर्म द्वारा, एनाबॉलिज्म, चय माने एनाबॉलिज्म, जो एनाबॉलिज्म करती है ना, सोम चंद्रमा को कहा गया है ना। और वायु गत्यात्मक कर्म द्वारा, सत्व रज तम मानसिक कर्मों को प्रभावित करने वाले गुणों के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां शरीर का बाह्य जगत से संबंध बनाए रखने के कारण और भूतात्मा शरीर की चेतना कर्ता होने के कारण जीवन के आधार है। ये कौन प्राण कहलाते हैं, कौन है, अग्नि, सोम, वायु, 5 ज्ञानेंद्रियां, भूतात्मा शरीर की चेतना, ये सब भूतात्मा शरीर की चेतना, ये कर्ता होने के कारण जीवन के आधार माने गए हैं। इनको इतना महत्व दिया गया है, यानी अग्नि को, सोम को, वायु को, ज्ञानेंद्रियों को और भूतात्मा शरीर की चेतना को, हमारी चेतना को कर्ता होने के कारण जीवन के आधार माना गया। इनको सबको प्राण कह सकते हैं। लेकिन हम लोग को अभी यहां से शुरू करना है, कहा ये स्थान जो है प्राण, स्थानम, प्राण वायु का स्थान कहाँ है, जो हम लोग प्राणवायु पढ़े उसी को स्थानम प्राणस्य शीर्षो रह कर्ण जीवाक्षि नासिका स्टीवन क्षय थूद गार श्वासा हारादि कर्म च। प्राणवायु का स्थान का सिर प्रदेश, सिर माने अभी कहा था सिर प्रदेश, फिर छाती, फिर कर्ण कान, जीभ, मुख, नासिका नाक, ये प्रमुख स्थान प्राणवायु के हैं। और क्या काम है, स्टीवन थूकना, छींकना, डकारों का आना, श्वास और उच्छ्वास, सांस लेना छोड़ना, आहार भोजन को निगलना आदि, ये प्राणवायु के प्रमुख कर्म हैं। समझ गए? तो कहाँ कहाँ रहता है, सिर प्रदेश में रहेगा, छाती में रहेगा, कानों में रहेगा, जीभ में रहेगा, मुख में रहेगा, नासिका में, नाक में रहेगा, तो इन सब में रहेगा। और ये काम क्या करेगा, स्टीवन थूकना, छींकना, डकार और सांस लेना, आहार को निगलना, ये आहार मतलब पानी वानी सब पीना जो है। अब कौन कौन इसमें लिखा है सर, शब्द से पीने का ग्रहण कर लेना चाहिए, मतलब आहार माने भोजन, आहार माने भोजन होता है ना, लेकिन भोजन से, भोजन को, भोजन निगलने के साथ साथ पानी को भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि आहार में कोई पानी नहीं है, भोजन ही है केवल। भोजन एक भोजन हुआ, एक पानी हुआ। तो भोजन माने जो सॉलिड आप लेते हो वो भोजन है, और जो पानी है तो भोजन को आहार से दोनों को लीजिए। आहार माने भोजन भी और पानी भी, ठीक है, हो गया क्लियर? जी सर। हाँ ठीक। उसमें आहार माने दोनों, आहार मतलब कह रहे कि इस शब्द से पीने को भी ग्रहण करिए। मतलब ऐसा नहीं कि आहार केवल आहार माने भोजन, पानी कहते भाई पानी की तो बात नहीं कही इन्होंने, तो वो ये इसकी कर्म है ना। तो अब क्या, कौन इससे संचालित कौन होते, मतलब इससे ये किस पर प्रभाव डालती है, मन पर, बुद्धि पर, अहंकार पर, पंच महाभूत और इंद्रियों के शब्द, जो ही विषय। पंच महाभूत माने पांचों महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब प्राणवायु द्वारा परिचालित होते हैं। इसी के द्वारा परिचालित माने इसी द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसी द्वारा उसमें शब्द है कंट्रोलिंग, और एक होता है रेगुलेशन, संचालित होते हैं।
हाँ, संचालित रेगुलेशन टाइप का, रेगुलेशन इसी से होते हैं, ठीक। तो प्राणवायु मन के नियामक और प्रेरक हैं, संपूर्ण इंद्रियों को उनके विषयों से परिचालन कराता और हर्ष उत्साह का जनक है। तो ये क्योंकि नर्वस सिस्टम में है तो हर्ष उत्साह का जनक भी है, मन का नियामक है और प्रेरक है, संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर लगाता है, जो विषय में परिचालन कराता है, वही है ना कि इसी की वजह से सारे काम होते हैं, तो वही है। अब यहाँ देखिए जो श्लोक लिखा हुआ उसका अर्थ समझिए, कैसे ये कब लिखा गया और कब आज हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और ये लिखा गया 600 BC के पहले। तो क्या लिखा गया देखिए, नाभि स्थित प्राणवायु हृदय का स्पर्श करती है, फिर विष्णु पद अंबर आकाश, विष्णु पद कहा गया है अंबर आकाश को, ठीक। उसके अमृत पीयूष, अमृत माने अमृत पीयूष उसको कहा गया है, शुद्ध वायु उसको मान लीजिए पीयूष, वो भी अमृत को भी शुद्ध वायु भी कह सकते हैं, कहा गया है वो पर्यायवाची में। पान करने की इच्छा से कंठ मार्ग से बाहर आता है और इस पीयूष को ग्रहण कर पुनः वेग पूर्वक उसी मार्ग से अंदर लौटकर हृदय कमल माने हृदय का स्पर्श करता हुआ समस्त शरीर, जीवात्मा और जठराग्नि को प्राण प्रदान करता है, अर्थात प्राणवायु द्वारा श्वसन क्रिया से। अब आप समझ लीजिए कब का श्लोक लिखा गया है और क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नाभि में है प्राणवायु, लेकिन वो हृदय को स्पर्श करती है, फिर आती है आकाश में जाती है, ठीक। और आकाश में क्या करती है, वहां से अमृत को यानी शुद्ध वायु को ग्रहण करती है और फिर अंदर उसी मार्ग से आती है और फिर ग्रहण करके पुनः चली जाती है और फिर कहाँ चली जाती है, जठराग्नि को और जीवात्मा को प्राण जीवन प्रदान करती है। अब श्वसन क्रिया में देखें क्या है, मॉडर्न साइंस क्या करती है, लंग्स और कहाँ है हमारा जो है डायफ्राम, और हम लोगों ने लिखा है कि डायफ्राम से जो हमारे जुड़े हुए हैं एब्डोमिनल वॉल या एब्डोमिनल जो उनकी मसल्स है, तो एब्डोमिनल मसल्स भी उसमें लगती है सांस की क्रिया में, तो एब्डोमिनल मसल्स भी लगती है और डायफ्राम भी लगता है, और ये चेस्ट को हार्ट को सबको करता है और तब ये फेंकता है आकाश से, आकाश से लेता है और फेंकता है। यही बात तो कही जा रही है, कोई डिफरेंट कही है कहा इन्होंने, हृदय को स्पर्श करना है, बिना चेस्ट के बिना हृदय को स्पर्श कर जा सकते हैं, और एब्डोमिनल वॉल का एब्डोमिनल जो मसल्स है उनका भी यूज है इसमें। और जठराग्नि कहाँ है, जठराग्नि तो स्टमक में है, तो हार्ट के जस्ट नीचे तो जठराग्नि है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब देखिए ये बात कब कही गई है, और वही चीज यहाँ भी है, श्वसन क्रिया प्राणवायु के द्वारा होती है। तो ये उन्होंने कहा, और उसको अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि वो आकाश का अमृत क्या है, हमारा शुद्ध वायु ऑक्सीजन, उसको इच्छा से कंठ मार्ग से बाहर आएगी और फिर अंदर चली जाएगी, वही बात कह रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है, मतलब कैसे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ कब का लिखा हुआ है और हम लोग कब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, या हम लोगों ने कब लंग्स की बात किया है। अब 17वीं शताब्दी की बात ही 16 के बाद सभी हुआ है, कोरोना में सर, कोरोना में ये लंग्स प्रभावित हो रहा था, प्राणवायु। नॉट दैट, वो मतलब साइंस में, मॉडर्न साइंस ने कब कहा, 16वीं शताब्दी के बाद ही सब कहा ना। और ये कहा गया 500-600 ईसा पूर्व के पहले लिख चुके थे, ये लिखा हुआ पहले का। इसका मतलब कि पहले से कितना जीवन थे, सारी चीजें हैं, सब बता तो रहे थे कि ये ऐसा हो रहा है। और प्राणवायु का कार्य समस्त मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण, नर्वस सिस्टम, समस्त ज्ञानेंद्रिय कार्यों का प्रेरक ज्ञानेंद्रिय, फेफड़ों, हृदय, भोजन निगलने क्रिया और थूकना, छींकना, डकार लेना, हिचकी, श्वसन रोग, ये किसके हैं? थूकना छींकना किसका है? ये कंट्रोल कहां से हो रहा है भाई? जो अन्य कर्म, जो भोजन निगलने की क्रिया का संपादक कौन है हमारे आजकल नर्वस सिस्टम में? फिंगर नंबर 6, काल के ना मेडुला, स्टमक में, मेडुला है ना फिंगर नंबर 6 में। तो वही तो निगलने के, वही आप पढ़िएगा, वहां पर सारे सेंटर है, वाइटल सेंटर है, हृदय के, फेफड़ों के हैं, सबके सेंटर है।
तो यानी मेडुला की क्रिया, हम बता रहे मेडुला को क्रिया को अपनी तरफ बता दिया उन्होंने, बताया नहीं है, मेडुला नहीं कहा लेकिन सारा कहा। तो ये प्राणवायु के हैं। अब असंतुलन के कारण क्या है, बस यही प्राणवायु बताते हैं। फिर उसको चिंता, क्योंकि मानसिक उलझन, अनिद्रा, सिर दर्द, तनाव के कारण, रूखापन, सुखाना है, हिचकी, सूखी खांसी, ट्यूबरकुलोसिस, सांस में आवाजें, पानी की कमी, दुर्बलता, क्षय, कमजोर याददाश्त, पागलपन, अनियमित धड़कन, आवाज बंद होना, ये इसके प्राणवायु के असंतुलन के कारण है। तो हम लोग यहाँ पर यहीं तक इसको अभी रोकते हैं। सर तो प्राणवायु के संतुलन के लिए क्या उपचार करना होगा? अभी तो उपचार की बात नहीं, अभी तो क्यों ये पढ़िए कि ये प्राणवायु का काम क्या है और प्राणवायु करती क्या है। तो जब वो आ जाएगा तो अलग से जब वो होगा तो हम लोग बताएंगे भाई, धीरे धीरे, ऐसा नहीं ये, क्योंकि आपको बीमारी को